एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से हम आप सभी के लिए मौलिक अधिकार, इंग्लिश में इसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, ये NIOS के बच्चों के लिए है। क्लास 12 चैप्टर 6 है पॉलिटिकल साइंस, जिसका एग्जाम आपका इस बार होने वाला है। मतलब ये आपके सिलेबस में है। ये जो चैप्टर है ये महत्वपूर्ण भी है क्योंकि ये 10th 11th 12th और इसके अलावा कॉलेज के बच्चों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आज हम बेसिकली बात ही करने वाले हैं क्लास 12 NIOS चैप्टर 6, जिसका नाम है मौलिक अधिकार। इंग्लिश में इसे आप फंडामेंटल राइट्स के नाम से भी जान सकते हैं। ऑलरेडी हमने इसके कई सारे पार्ट को कंप्लीट किया है, इससे पहले भी हमने कई चैप्टरों को पढ़ाया है। तो आइए शुरुआत करते हैं मौलिक अधिकार के सबसे पहले पॉइंट से कि आपको मौलिक अधिकार में जानना क्या है। तो देखिए, हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान समय में। पहले ये 7 था। इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि मौलिक अधिकार क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स किसे कहते हैं, मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, मौलिक अधिकार कहां कहां लागू होता है, कितने प्रकार के मौलिक अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान के माध्यम से आपको दिया गया है। सबसे पहले जान लीजिए कि मौलिक अधिकार क्या होता है। वे अधिकार जो संविधान में वर्णित है, जिन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में वर्णन करके विस्तार से बताया गया है। और मौलिक अधिकार यही होता है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही विस्तार से एक आम जनता के अधिकारों को लेकर बात किया गया है, मौलिक अधिकार कहलाता है। ये अधिकार सभी नागरिकों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास को पूर्ण रूपेण सुनिश्चित करते हैं। देखिए, एक जो व्यक्ति होता है, जो समाज में रहता है, जो समाज के, मतलब मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है क्योंकि मनुष्य हमेशा समाज में ही रहता है। उसे आप जंगल में थोड़ी ना रख सकते हो, उसे आप पानी के अंदर थोड़ी नहीं रख सकते हो, उसे आप पिंजरे में नहीं रख सकते हो, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ एक मनुष्य के लिए शारीरिक विकास, मानसिक विकास और नैतिक विकास तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों विकास के लिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हर समाज के अंदर व्यक्तियों को यह प्रदान करता है कि कैसे आप अपने शारीरिक विकास कर सकते हैं, कैसे आप सांस्कृतिक विकास कर सकते हैं, कैसे आप सामाजिक विकास कर सकते हैं, अपने नैतिकता में कैसे विकास कर सकते हैं। तो ये सारे विकास को सही तरीके से लागू करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास कई सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। वे उन सभी आधारभूत स्वतंत्रताओं तथा शर्तों को समाहित करते हैं जो एक उचित रहन सहन के लिए आवश्यक है। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रता चाहिए, अलग अलग प्रकार से रहने के लिए, उन्नति करने के लिए, विकास करने के लिए फ्रीडम की आवश्यकता होती है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो मौलिक अधिकार है ना, ये मौलिक अधिकार आम व्यक्ति को इसलिए दिया जाता है ताकि वो अपने जीवन में बेहतर प्रोग्रेस कर सके, विकास कर सके, खुद को डेवलप कर सके। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है मौलिक अधिकार देश में अल्पसंख्यकों के बीच में एक सुरक्षा का एहसास पैदा करता है। हमारे भारत देश में विविधता है, अलग अलग तरह की संस्कृति देखने को मिलेगा, अलग अलग तरह की जाति देखने को मिलेगी, अलग अलग तरह के भेष भाषा देखने को मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के धर्म भी देखने को मिलते हैं। तो अल्पसंख्यक कहने का मतलब क्या होता है कि जिनकी जनसंख्या कम होती है। हमारे भारत देश में बौद्ध धर्म के मानने वाले जो हैं या फिर उनको फॉलो करने वाले जो लोग हैं, उनकी जनसंख्या कम है, सिखों की भी संख्या कम है। तो ये क्या कहलाएंगे? अल्पसंख्यक कहलाएंगे। तो भारत जैसे देश में जो अल्पसंख्यक हैं, जिनकी जनसंख्या कम होती है, उनको भी ऐसा महसूस ना हो कि कहीं बहुसंख्यक, मतलब जिनकी संख्या ज्यादा है, वो हमारे ऊपर अत्याचार करें, हमको समाज में बहिष्कार करें, हमारे साथ समाज में अत्याचार करें। तो इन सभी से सुरक्षा प्रदान करने का भी काम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने मौलिक अधिकार के माध्यम से ही देता है। वे बहुसंख्यकों के शासन के लिए, मतलब जिनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, उनके शासन के लिए लोकतांत्रिक वैधता की रूपरेखा प्रतिस्थापित करती है। मतलब अब हमारे भारत की अगर बात कर ले तो यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है, मुस्लिम बहुसंख्यक हैं।
तो ऐसे लोग जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है उनके शासन करने के तरीकों को भी सुनिश्चित करता है। ये नहीं कि जिनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है वो कम जनसंख्या वाले लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते, उनके ऊपर दबाव नहीं बना सकते हैं, उनको प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, उनको समाज में बहिष्कार नहीं कर सकते हैं, उनके साथ अस्पृश्यता के या फिर छुआछूत की भावना को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा मौलिक अधिकार हमें रक्षा करने का अधिकार देता है। इसके अलावा अब आधारभूत अधिकार है, बेसिक, जो इंसानों को चाहिए ही चाहिए। क्योंकि मौलिक अधिकार का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से वो सभी अधिकार प्राप्त हैं जिनके माध्यम से वो अपना डेवलप कर सकते हो, अपना विकास कर सकते हो। और विकास भी कई चरण में होता है। सामाजिक विकास होता है, आर्थिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, सांस्कृतिक विकास होता है। तो ये सारे विकास करने के लिए आपको मतलब एक कानून प्रदान किया गया, कानून के माध्यम से स्वतंत्रता प्रदान किया गया है, जैसे भाषण देना तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब कोई भी व्यक्ति भाषण देने की स्वतंत्रता को रखता है, वो अपने बातों को जनता के सामने रख सकता है। तो ऐसी स्वतंत्रता है जो मतलब कि अब ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है के बिना कोई लोकतंत्र कार्य नहीं कर सकता। अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन। अब ऐसे डेमोक्रेसी में जहां पे जनता को बोलने का ही अधिकार ना हो, जनता को मत देने का अधिकार ना हो, जनता को अपनी सरकार चुनने का अधिकार ना हो, तो क्या लगता है कि ये डेमोक्रेसी हो सकता है? नहीं, ये तो डेमोक्रेसी नहीं है, फिर तो ये राजतंत्र हो जाएगा, फिर ये तानाशाही हो जाएगा। क्योंकि डेमोक्रेसी का तो मतलब ही है ना कि हर व्यक्ति जो उस समाज में रहता है वो अपनी बातों को खुल के बोल सकता हो, यह उसकी आजादी है और ये उसका राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। हालांकि कई सारे मौलिक अधिकार आपके जीवन में आपको दिया गया है। भारत की अगर बात कर लें तो भारत में भारत के व्यक्तियों के लिए पहले तो 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन एक मौलिक अधिकार को हटाया गया था। वो मैं आगे आपको चैप्टर में डिस्कस करूंगा। वर्तमान समय में, प्रेजेंट समय में अभी हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है और ये 6 के 6 मौलिक अधिकार हर व्यक्ति को, मतलब ऐसा नहीं है कि जो पैसा वाला है उसको मिला है, जो गरीब है उसको नहीं मिला है, नहीं, भारत के अंदर रहने वाले प्रत्येक भारत के नागरिक को ये 6 के 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि न्याय संगत क्या होता है। न्याय संगत किसे कहते हैं या फिर न्याय संगत से आप क्या समझते हैं? इसका अर्थ है यदि इन अधिकारों का उल्लंघन सरकार या किसी अन्य के द्वारा किया जाता है तो व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों में जा सकता है। कई बार ऐसा देखा गया, ये कहने की बातें हैं कि हमारे पास ये राइट्स है, हमारे पास वो राइट्स है, हम अपने इस मौलिक अधिकार का उपयोग करेंगे, हम अपने उस मौलिक अधिकार का उपयोग करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा भारत देश के अंदर देखा गया है कि एक व्यक्ति के जीवन में जो उनको संविधान के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार दिया गया है उसका उल्लंघन सरकार के द्वारा, कई बार पुलिस कर्मियों के द्वारा, कई बार समाज के बड़े उदंड लोगों के द्वारा किया जाता रहा। अब जो 1975 में आपातकाल लगा, इमरजेंसी लगा श्रीमती इंदिरा गांधी खान के द्वारा, वो क्या था? आम जनता का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ही तो था। वहां पे उनके अधिकारों को छीन लिया गया, निलंबित कर दिया गया। तो ये तो मैं एक एग्जांपल देके आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन ऐसी घटनाएं कई बार हुई है। अब ये आपातकाल की घटना इसलिए इतना फेमस हो गया क्योंकि पूरे देश में, राष्ट्रीय लेवल पे, पूरे भारत देश के अंदर इमरजेंसी लगाया गया। लेकिन आज भी भारत के समाज में, भारत के गांवों में, छोटे छोटे जगहों पे अक्सर लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा, पुलिसकर्मी के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा आम जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। लेकिन बेसिकली हमें यहाँ पे बात करना है न्याय संगत के बारे में। तो क्या आपको पता है यदि आपके अधिकारों का हनन होता है, आपके मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का कोई दुरुपयोग करता है, आपके अधिकारों को छीनता है, तो आप इस चीज का कंप्लेन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाके कर सकते हैं। इसका भी अधिकार आपको भारत का संविधान प्रदान करता है। जब भी सरकार के द्वारा या फिर कार्यपालिका के द्वारा या फिर विधायिका के द्वारा अगर आम लोगों के मौलिक अधिकार का हनन होता है, या फिर देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि कोई भी उल्लंघन करता है, ये जो 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अब आपके मन में ये क्यूरियोसिटी हो रहा होगा कि हम ये
6 अधिकारों को जानना चाहते हैं तो आगे की स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि न्याय संगत में यही बातें आपको जाननी है कि कोई व्यक्ति यदि आपके फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार का हनन करता है तो आप इसका कंप्लेन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं है। क्या हुआ 1976 में 1976 में जब संविधान का 44वां संशोधन किया गया, मतलब इसको एडिट किया गया, इसमें संशोधन किया गया, तो मौलिक अधिकारों की सूची में से जो संपत्ति का अधिकार था, जो एसेट्स का अधिकार था, जो संपत्ति रखने का अधिकार था, उसको हटा दिया गया। तो पहले तो 7 मौलिक अधिकार थे भारत के सभी नागरिकों के पास, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन किया गया, कब 1976 में, तब संपत्ति का अधिकार जो 7वें नंबर पे आता था उसको हटा दिया गया। तो जब एक अधिकार को हटा दिया गया तो कुल हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार बच गए। तब से यह एक कानूनी अधिकार बन गया। अब कुल 6 मौलिक अधिकार है। वर्तमान समय की अगर बात कर ले, प्रेजेंट समय की बात कर ले, तो भारत के सभी नागरिक के पास 6 प्रकार के मौलिक अधिकार उनको भारतीय संविधान के माध्यम से दिया जाता है। अब हम आगे की स्लाइड में बात करेंगे कि वो मौलिक अधिकार क्या है। तो ये है मौलिक अधिकार, जो 6 मौलिक अधिकार आपको यहां पे दर्शाए गए हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए 6 के 6 मौलिक अधिकार वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन्हें तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है। ये एग्जाम के पर्पज से नहीं है, आपके जीवन में भी कई बार ऐसे अधिकार जो है वो काम आते हैं बताने के लिए कि हमारे पास ये 6 के 6 मौलिक अधिकार है। अगर इसका हनन होता है तो न्याय संगत तरीके से आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसकी अर्जी कर सकते हैं, जो आप बता सकते हैं कि आपके किस प्रकार से आपके अधिकारों का हनन हुआ है या किसी व्यक्ति, समाज या फिर सरकार के द्वारा उल्लंघन हुआ है। तो ये 6 के 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। तो कुल हमारे पास 6 के 6 मौलिक अधिकार है। अब हम इन 6 के 6 मौलिक अधिकार को समझेंगे कि ये अधिकार किस प्रकार के हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। हाल में 86वें संशोधन एक्ट के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में 21A के द्वारा संलग्न किया गया है। देखिए अब एक ऐसा अधिकार है, पहले तो देख लीजिए 86, पहले 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, लेकिन डायरेक्टली यहां पे शिक्षा का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार के अंदर ना जोड़कर उसे 21A में मौलिक अधिकार के रूप में ही ऐड किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। पहला हमारा मौलिक अधिकार में क्या था? समानता का अधिकार। सबसे पहला मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, हमारा समानता का अधिकार है। अब इसे समझ लेते हैं। समानता के अधिकार का अर्थ है कि सभी नागरिक समान रूप से विशेषाधिकारों तथा अवसरों का उपयोग करें। यह राज्य द्वारा धर्म, जाति, वंश या कुल, लिंग, जन्म स्थान के नाम पर विभेद के विरुद्ध रक्षा होता है। अब कई बार क्या होता है ना कि समाज में ना जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर कई लोगों में भेद किया जाता है, उन्हें अलग अलग तरीकों से ट्रीट किया जाता है। लेकिन समानता का अधिकार क्या कहता है? सभी नागरिक जो इंडियन सिटीजनशिप हैं, जिन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त है, उनके पास विशेषाधिकार, जितने भी अधिकार हैं, चाहे अधिकार किसी भी प्रकार का हो या फिर किसी भी प्रकार का अवसर हो, उन सभी का उपयोग भारत के सभी नागरिक समान तरीके से कर सकते हैं। कोई भी सरकार, कोई भी पुलिसकर्मी या फिर कार्यपालिका या फिर विधायिका या फिर न्यायपालिका की बात क्यों न हो, उनके धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, उनके जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकता, वंश, कुल, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। यही हमारा समानता का अधिकार है। साथ ही साथ अगर ऐसा होता है तो ये जो मौलिक अधिकार है पहले नंबर पे, ये उनकी रक्षा करता है।
ये फंडामेंटल राइट्स उनको इस प्रकार के भेद होने से बचाता है। समानता के अधिकार में 5 प्रकार की समानताएं हैं। अब देखिए, हमने पहला फंडामेंटल राइट्स देखा समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में भी 5 प्रकार के समानता के अधिकार हैं। अब हम उनको जान लेते हैं एक एक करके। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। पहला समानता के अधिकार में है विधि के समक्ष समानता। दूसरा है धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म के स्थान आधार पर कोई भेद नहीं होगा। लोगों को नीच ऊंच, अमीर गरीब नहीं समझा जाएगा। सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन और उपाधियों की समाप्ति। अब जो ये 5 समानता के अधिकार हैं, मौलिक अधिकार के अंदर जो सबसे पहला अधिकार है समानता के अधिकार, उसमें 5 प्रकार हैं। अब शायद इसे समझने में आपको दिक्कत होगा, तो मैं आपको एक एक पॉइंट करके इन सभी को समझा देता हूं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। पहला है विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब है संविधान के अनुसार भारत क्षेत्र के अंदर, मतलब भारत की जितनी क्षेत्रफल है इसके अंदर रहने वाले जो भारतीय नागरिक हैं, उनको राज्य किसी भी व्यक्ति की विधि के समक्ष समानता या सम्मान सुरक्षा देने से अस्वीकार नहीं कर सकता। विधि के समक्ष समानता का मतलब हुआ भारत क्षेत्र के अंदर रहने वाले कोई भी व्यक्ति हो, उसे बिल्कुल वैसा ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि दूसरे जगह पर सभी लोगों को समान समझा जाता है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं दूसरे जगह पे है, अब मान लो मैं बिहार से हूं, दिल्ली में आ गया तो मेरे साथ समानता का मतलब बर्ताव नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सरकार हो, राज्य हो, कानून के हिसाब से सभी व्यक्तियों के समक्ष समानता और समान सुरक्षा देने का उसका वो अस्वीकार नहीं कर सकता। इसका ये मतलब है कोई गरीब व्यक्ति पहुंच गया कानून के पास, अब वो कहेगा मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे कुछ अमीर लोग परेशान कर रहे हैं, तो कानून का काम है कि उस गरीब लोगों को भी वैसा ही बिहेव करे जैसा अमीर लोग के साथ करता है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी कानून हैं उसमें समानता का अधिकार है। साथ ही साथ विधि के समक्ष समानता का अर्थ है कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई भी हो, चाहे कोई वो बहुत अमीर पार्टी क्यों ना हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। विधि कहने का मतलब है कानून, उससे ऊपर नहीं है। सभी कानून के समक्ष समान है, कानून के लिए सभी बराबर है। हर व्यक्ति को न्यायालय जाने का समान अधिकार प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति, वंश, कुल, धर्म से हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। भारत का नागरिक होना है उसके लिए इनफ है कि वो जाके अपने जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, उसकी बातें कर सकता है। विधि के समक्ष समान सुरक्षा का अर्थ अलग अलग समुदाय के 2 व्यक्ति यदि एक ही अपराध करते हैं तो वो समान दंड के भागी होंगे। समाज में कई बार आपने आपराधिक गतिविधियां भी देखा है, तो चाहे किसी भी समाज का 2 व्यक्ति या 4 व्यक्ति या 5 व्यक्ति, ये नहीं कि ये बड़े लोग हैं तो इनके लिए कानून अलग है, ये गरीब लोग हैं तो इसको फांसी लटका दो, ऐसा नहीं है। अगर दोनों व्यक्ति समान अपराध करते हैं तो उनको सजा समान रूप से प्राप्त होगा, उनके लिए अलग कानून नहीं है। यही हमारा पहला है विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब होता है नियम, कानून, संविधान, इसके समक्ष भारत के सभी नागरिक समान होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं हुआ, मतलब मतभेद नहीं है। हमारे यहाँ किसी भी नागरिक को सार्वजनिक मनोरंजन स्थान, दुकान तथा भोजनालय में जाने की मनाही नहीं है। अगर व्यक्ति पार्क जाना चाहता है तो वो गरीब हो, अमीर हो, ऊंच हो, नीच हो, जा सकता है। यही नहीं, वो दुकानों पे जा सकता है, मंदिरों में जा सकता है, होटलों में जा सकता है, रेस्टोरेंट में जा सकता है। कोई भी रेस्टोरेंट, होटल, विद्यालय या फिर सार्वजनिक स्थान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। भारत के नागरिक होना है उसके लिए इनफ होगा कि वो उन स्थानों पे जा सकता है। राज्य के कोष से पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से प्रतिबंधित कुओं, तालाबों, स्नानीय घाटों, सड़कों इत्यादि के उपयोग पर कोई पाबंदी नहीं ला सकता। जो सरकारी है, जिसका जो खर्च है वो सरकार ले रही है, जैसे नदी हो गया, कुआं हो गया, सार्वजनिक स्थान हो गया, इन सभी जगहों पर कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के कोई भी उसके साथ भेद नहीं होगा, वो सभी उस व्यक्ति वहां पे उस जगहों पे जा सकते हैं। हालांकि राज्य महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए अधिकृत है। कई बार ऐसा होता है, मैंने जितनी भी जातियों का यहाँ पे नाम लिया वो पिछड़े हैं,
वो गरीब है, वो नीचे तबके के लोग हैं, तो इनको और बेहतर बनाने के लिए, इनको ऊपर लाने के लिए सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कई प्रकार की योजनाओं को लाता रहता है जिससे इनका जीवन और बेहतर हो सके। राज्य इन वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में स्थान आरक्षित कर सकता है, शुल्क में छूट दे सकता है, विशेष प्रशिक्षण कक्षाओं का प्रबंध कर सकता है, इन लोगों के लिए बढ़िया स्कूल में स्थान को रिजर्व करता है ताकि वो लोग आके उस स्कूलों में पढ़ सके। उनके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, तो उनका जो शुल्क होता है उसको माफ कर सकता है, कम कर सकता है, उनके लिए एक अलग सा इन्वायरमेंट बनाया जा सकता है। ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार कर सकती है। तो धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेद या मतभेद नहीं किया जाएगा। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता। अब सार्वजनिक रोजगार का क्या मतलब होता है? सार्वजनिक रोजगार, आपको अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है कि कई बार समाज में या फिर कहीं सिटी में, गांव में, या कोई ऐसा संस्थान है, जगह है जहां पे रोजगार का अगर बात आएगा तो उसमें अवसर जो है सबके लिए समान होगा। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर पार्टी है तो उसके लिए अवसर ज्यादा होगा, कोई गरीब है तो उसके लिए अवसर कम होगा, कोई नीच जाति का है, अनुसूचित है, पिछड़ा है, गरीब है तो उसके लिए अवसर ही मत दो। ऐसा नहीं है, उसमें भी समानता होगा। हमारा संविधान सभी नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं की नियुक्ति या रोजगार के संबंध में समान अवसर की गारंटी देता है। हमारा संविधान सभी नागरिकों को, भारत के अंदर रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं, उनको सार्वजनिक सेवाओं की नियुक्ति या रोजगार के संबंध में समान अवसर की गारंटी देता है। अगर कहीं मान लो वैकेंसी वगैरह निकलता है, चाहे वो सरकारी फॉर्म हो या प्राइवेट फॉर्म हो, वहां पे सभी लोग एक समान से फॉर्म भर सकते हैं। वहां पे आपको जाति नहीं पूछा जाएगा, धर्म नहीं पूछा जाएगा, आपका कुल नहीं पूछा जाएगा, जन्म स्थान पर आपके साथ विभेद नहीं हो सकता है। तो सार्वजनिक सेवाओं की नियुक्तियों के संबंध में धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप बिहार से आए हो तो आप दिल्ली में नौकरी नहीं कर सकते हो, आप अगर हिंदू हो तो आप नौकरी नहीं कर सकते हो, या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। महिलाओं को कई बार ऐसा पहले देखा जाता था कि महिलाओं को अच्छी अच्छी कंपनियों में लोग नौकरी नहीं देते थे, मतलब पुरुषों की प्राथमिकता ज्यादा होती थी। लेकिन ये जो हमारा सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता है, जो समानता के अधिकार के अंदर ही आता है, ये सभी लोगों को एक समान अधिकार प्रदान करता है। योग्यता के आधार पर नियुक्ति होगी, जो जिस मतलब कि कोई भी व्यक्ति हो, उनका सर्टिफिकेट, उन्होंने कितना पढ़ाई किया है, किस प्रकार का उनके पास नॉलेज है, उनके पास योग्यता है, इस बेस को लेके उनकी नियुक्ति होगी। हालांकि इन अधिकारों के उपयोग की निश्चित सीमाएं हैं। अब इन अधिकारों की भी कुछ अपनी सीमाएं हैं जिसके हिसाब से इन सभी कार्यों को किया जाता है। तो ये हमारा सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता के बारे में था। अगले स्लाइड के बारे में बढ़ते हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। सबसे पहले तो आप अस्पृश्यता को समझ लीजिए, इसका मतलब होता है छुआछूत। सार्वजनिक स्थानों में किसी व्यक्ति के प्रवेश पर मनाही, सार्वजनिक पूजा स्थल पर किसी व्यक्ति को पूजा करने पर रोक, अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के सदस्यों को अपमानित करना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को बढ़ावा देना, ये अस्पृश्यता का कानून है। आप समाज में, हालांकि आजकल के समय में तो ये सारी चीजें बहुत कम हो गई है, लेकिन पहले के समय में ये बहुत होता था। गरीब जो लोग होते थे या जो पिछड़े लोग होते थे या फिर अत्यंत पिछड़ा जनजाति समुदाय के लोग, इन लोगों को परेशान किया जाता था। इन्हें मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं थी, इन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जाने की इजाजत नहीं थी, इनको पूजा स्थल पर पूजा करने की इजाजत नहीं थी, नदी से पानी लेना अलाउ नहीं था, कुएं से पानी लेना अलाउ नहीं था। तो ऐसी चीजों को समाप्त करने के लिए अस्पृश्यता से जुड़े नियम कानून भी बनाए गए हैं। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। उपाधियों की समाप्ति की अगर हम बात कर लें, इस प्रावधान को संविधान में राय साहब या राय बहादुर जैसे पदवी को, जो कुछ भारतीयों को उपनिवेशिक शासन में प्रभावकारी सहयोग के लिए ब्रिटिश द्वारा पुरस्कार के रूप में दिया गया था। उपाधियों की समाप्ति का मतलब होता है, जब औपनिवेशिक काल का क्या मतलब है, जब अंग्रेजों का शासन हमारे भारत पे था तो उस समय अंग्रेजों ने कुछ लोगों को उपाधि के तौर पर उनके नाम के आगे राय साहब या फिर राय बहादुर जैसी चीजों को लगाया। तो इन चीजों को भी समाप्त किया गया है समानता के अधिकार में, क्योंकि यहां पे कोई उपाधि नहीं लेना है।
कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं है, सभी व्यक्ति एक समान है। तो इनको दूर करने के लिए समाहित किया गया, मतलब इसको खत्म किया गया। मानवता या देश के लिए प्रशंसनीय सेवा करने वाले व्यक्तियां या नागरिकों को भारत के राष्ट्रपति उनकी सेवाओं तथा उपलब्धियों के लिए नागरिक या सैन्य सम्मान देते हैं। देखिए, उपाधि तो नहीं दिया जाता है, लेकिन हमारे भारत में बहुत तरह के ऐसे उपाधि हैं, मतलब आप कह सकते हैं जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म श्री, परमवीर चक्र इत्यादि, ये सब जो है ये इनको दिया जाता है। लेकिन पहले जो अंग्रेजों के द्वारा या औपनिवेशिक काल में जो ये राय बहादुर या फिर राय साहब जैसी पदवी दी गई, इसे समाप्त कर दिया गया है। तो राष्ट्रपति के द्वारा ये भारत के जो प्रशंसनीय लोग होते हैं, जिनकी सेवा अपने भारत के प्रति समर्पित होती है, या फिर वो भारत के लिए कुछ ऐसे बेहतर कार्य करते हैं जिसके लिए उनको सम्मानित किया जाता है। तो ये सब है, लेकिन इसे उपाधि के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया है, सैन्य सम्मान में जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म श्री, परमवीर चक्र इत्यादि जो है, ये उपाधि नहीं है, ये प्रशंसा के लिए उन लोगों को दिया जाता है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, अब हमारा संविधान का पहला अधिकार यहां पे कंप्लीट हो गया। हम दूसरे अधिकार की बात करेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता के अधिकार को जान लेते हैं। स्वतंत्रता एक सच्चे लोकतंत्र की आधारभूत विशिष्टता होती है। डेमोक्रेसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता ही है। अगर आम नागरिक का स्वतंत्रता ना हो, उसके लिए फ्रीडम ना हो, तो वो क्या ही विकास करेगा। अब बोलने की आजादी ना हो, कुछ समझने की आजादी ना हो, मत देने का आजादी ना हो, तो ये स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। लेकिन एक डेमोक्रेसी कंट्री के लिए, जो डेमोक्रेटिकल कंट्री होते हैं, जो जनतंत्र होते हैं, गणतंत्र होते हैं, उनके लिए स्वतंत्रता आधारभूत विशिष्टता होती है, बेसिक नीड होता है। हमारा संविधान भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकार में 6 स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। जैसे कि हमने अभी बात किया था पहले वाले में, समानता के अधिकार में 5 समानता का अधिकार हमारे पास था, ऐसे स्वतंत्रता के अधिकार में हमारे पास 6 स्वतंत्रता के अधिकार हैं। आगे की स्लाइड में देख लेते हैं। अब वो 6 मौलिक स्वतंत्रताएं क्या क्या है। तो पहला है भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप भारत के नागरिक हो तो आप खुल के भाषण दे सकते हो, आप किसी के लिए आंदोलन कर सकते हो, अपने अधिकारों को हनन होने से बचाने के लिए कोर्ट जा सकते हो, बिना हथियार शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकालने की स्वतंत्रता है। ये हाँ, स्वतंत्रता है आपको जुलूस निकालने का, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप बम पिस्तौल लेके किसी को गोली मार दो। शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी हथियार के आप जुलूस निकाल सकते हो, इसकी स्वतंत्रता आपका मौलिक अधिकार आपको देता है। तीसरा पॉइंट कहता है संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आप भारत के नागरिक हो तो आप अपने संघ का निर्माण कर सकते हो, ग्रुप बना सकते हो, संगठन बना सकते हो। भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से जाने की स्वतंत्रता है आपको। आप भारत के जितने भी राज्य हैं वहां कहीं भी जा सकते हो, रह सकते हो और वहां पे अपना जीविकापार्जन कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो। किसी भी कार्य, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी करने की स्वतंत्रता है आपको। आप कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, किसी भी राज्य में रह के किसी भी प्रकार के व्यापार को कर सकते हो, कार्य को कर सकते हो, व्यवसाय को कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो। इन सभी की स्वतंत्रता जो है वो स्वतंत्रता के अंदर, मतलब कि ये मौलिक अधिकार के दूसरे नंबर पे आता है, स्वतंत्रता का अधिकार वो है। ये 6 मौलिक स्वतंत्रताएं आपको याद रखनी है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। तीसरा फंडामेंटल राइट्स और महत्वपूर्ण जो है मौलिक अधिकार, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारत के लोग न केवल अंग्रेजों द्वारा बल्कि महाजनों द्वारा, जमींदारों द्वारा भी शोषित होते हैं। भारत के लोग ना शुरुआत से शोषण के ही, मतलब शोषण इनका होता रहा। पहले राजाओं ने किया, फिर अंग्रेजों ने किया, आज कुछ चंद सरकार के भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी या फिर कहो कि नेता वगैरह कर रहे हैं। लेकिन भारत के लोगों का शुरुआत से शोषण होता आ रहा है। इन्हें बंधुआ मजदूरी कहा जाता था। पहले जो जमींदार वगैरह लोगों का शोषण करते थे, जबरदस्ती अपने घर में रखना, स्लेव बना के रखना, दास बना के रखना, जबरन उनसे काम करवाना, तो ये सब क्या कहलाता था? बंधुआ मजदूरी कहलाता था। शोषण के विरुद्ध अधिकार बंधुआ मजदूरी के साथ साथ मानव व्यापार को भी निषेध करता है। देखिए, मानव व्यापार क्या है कि लोगों का खरीद बिक्री, वेश्यावृत्ति, ये सभी चीजें जो हैं वो मानव व्यापार के अंदर ही आता है।
इस प्रावधान का उल्लंघन कानून के अंदर एक दंडनीय अपराध है। अगर आप किसी को जबरन काम करवाते हो, बंधुआ मजदूर बना के रखते हो, व्यापार करते हो, वेश्यावृत्ति में किसी को सम्मिलित करते हो, तो ये एक दंडनीय अपराध है। इसके लिए आपको सजा मिलेगी। राज्य को बड़ी आपदा जैसे बाढ़, दावानल, विदेशी आक्रमण इत्यादि के समय नागरिकों की सेवाओं की जरूरत होती है। अब देखिए, जो हमारे भारत के नागरिक होते हैं, अगर मान लो कोई विदेशी हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा, या फिर बाढ़ जैसी समस्या हो गई, या भूकंप जैसी समस्याएं हो गई, तो ऐसे समय में जो आम लोग होते हैं ये भी अपना सेवा प्रदान करते हैं। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार था, जो फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकार में नंबर 3 पे आता है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा है, हमारा संविधान बच्चों के लिए भी रक्षा के उपायों को प्रदान करता है। भारत के संविधान अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से बच्चों की रक्षा के लिए, जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके रक्षा के लिए भी कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में आप काम नहीं करवा सकते हो। जिनकी आयु 14 ईयर से नीचे है उन्हें आप कारखानों में काम नहीं करवा सकते, खानों में काम नहीं करवा सकते। खान का मतलब होता है जो मिट्टी को खोद के नीचे से कोयला वगैरह निकालना होता है, या और भी बहुत सारी चीजें होती है, इसको हम खनन कहते हैं। खतरों के कारोबार में नियुक्त नहीं कर सकते, ऐसा काम में उसको संलिप्त नहीं कर सकते हैं, काम नहीं करवा सकते हैं जो बहुत ही खतरनाक है। तो ये सारी चीजें बच्चों के लिए बनाया गया है। मानव व्यापार का अर्थ मानव को माल या वस्तुओं की तरह अनैतिक उद्देश्य के लिए उसे गुलामी तथा वेश्यावृत्ति के लिए खरीदा तथा बेचा जाता है। कई बार आपने देखा होगा बांग्लादेश से लड़कियों को लाके भारत में वेश्यावृत्ति जैसे कार्यों को करवाया जाता है। नेपाल से लड़कियां आती है, क्योंकि भारत में मुख्य रूप से वेश्यावृत्ति का जो कार्य है ये बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल या फिर नेपाल के महिलाओं और लड़कियों से ही करवाया जाता है। तो ये सब जो है वो एक दंडनीय अपराध है और भारत में इसके लिए सजा भी दी जा सकती है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा चौथा है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जिसमें कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसे भी समझना है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। भारत एक बहुधार्मिक देश है। भारत के अंदर अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। हमारे देश में हिंदुओं के अलावा मुस्लिम, सिख, ईसाई तथा अन्य धर्म के लोग रहते हैं। बौद्धी भी है, जैनी भी है, पारसी भी है, तो ये लोग भी तो हैं। तो इसलिए हम भारत को बहुधार्मिक देश कहते हैं, मतलब भारत के अंदर कई सारे धर्म के लोग रहते हैं। इसके अलावा संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो, उनको अपने धर्म के अनुसार चलना, धर्म को पालन करना, धर्म के बारे में लोगों को बताना, इन सभी चीजों का अधिकार है। किसी भी धर्म को मानने तथा प्रचार करने की सुरक्षा देता है। भारत के अंदर अगर है वो, चाहे वो अलग धर्म से ही क्यों ना हो, चाहे वो बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनको मौलिक अधिकार के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी धर्म को बदल सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। यह सभी धार्मिक समूहों को अपने धर्म से संबंधित क्रियाकलाप करने का अधिकार देता है और अनुमति देता है। अब हिंदू धर्म में ही ले लो, मंदिर बनाना, यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, इसके अलावा बहुत सारे जागरण वगैरह होते हैं, बहुत तरह के क्रियाकलाप बहुत तरह के हैं, तो इसका अनुमति है। भारत के अंदर धर्म को लेके ये सारी फ्रीडम है भारत के लोगों का। तो ये सारे कार्य वो करने की क्षमता रखते हैं। ये उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के माध्यम से मौलिक अधिकार के रूप में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है प्रत्येक धार्मिक दल को अपने धर्मार्थ उद्देश्य के लिए संस्थान प्रतिष्ठापित करना और उसको प्रबंध करने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को लेके किसी भी प्रकार का ग्रुप बना सकता है, किसी प्रकार का संस्थान बना सकता है, ये उसको अधिकार है। किसी भी धार्मिक समूह को कानून के अनुसार चल तथा अचल संपत्ति खरीदने और प्रबंध करने का भी अधिकार है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। किसी भी धार्मिक समूह को कानून के अनुसार अपने धर्म को लेके संपत्ति खरीदने का अधिकार है, पैसे रखने का अधिकार है, एसेट्स रखने का अधिकार है। ये सारे अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उनको मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त होते हैं। हमारा संविधान राज्य कोष से पूर्णतः प्रतिबंधित किसी शैक्षणिक संस्थान में
किसी विशेष धार्मिक शिक्षा के अध्ययन को स्वीकार नहीं करता। यह प्रतिबंध उन संस्थानों पर लागू नहीं होते जो राज्य कोष से पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं है। अब देखिए, कई मतलब यहां कहने का मतलब है कि जितने भी सरकारी फंड से चलने वाले विद्यालय हैं या उनके सहयोग से चलने वाले विद्यालय हैं या कोई भी शैक्षणिक संस्थान हो जाए, वहां पे आप किसी धर्म को लेके नहीं पढ़ाई करवा सकते हो। कोई भी उनका धर्म ऑफिशियल धर्म की पढ़ाई नहीं करवा सकते। लेकिन ये वहां लागू नहीं होता जहां पे लोग अपने पैसे से किसी भी प्रकार का पढ़ाई करवा रहे हो। जैसे कि देखो, एक गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पे मैं अपना रामायण महाभारत नहीं पढ़ा सकता, बच्चों को उसको पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन मेरा अगर प्राइवेट संस्थान है तो मैं उसमें अपने बच्चों को रामायण महाभारत गीता सभी का चीज पाठ करा सकता हूं, क्योंकि वो सरकारी पैसों से नहीं चल रहा, वो प्राइवेट आदमी के पैसे से चल रहा है। तो जो सरकारी पैसों से चल रहा संस्थान है, चाहे वो शैक्षणिक हो या फिर किसी अन्य प्रकार का, वहां पे आप किसी धर्म के अध्ययन को लेके या धार्मिक शिक्षा के अध्ययन को लेके बाध्य नहीं कर सकते, ये स्वीकार नहीं होगा। इसके अलावा लेकिन ऐसे संस्थानों में किसी बच्चे को धार्मिक उपदेश मानने के लिए उनकी इच्छा के विरुद्ध बाध्य नहीं किया जा सकता। हाँ, ये भी बात है, चाहे संस्थान किसी भी प्रकार का हो, आप किसी को जोर जबरदस्ती के माध्यम से किसी भी धर्म को फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, 5वें नंबर पे हमारे पास है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अब ये भी महत्वपूर्ण है फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकार में। भारत विभिन्न संस्कृतियों, लिपियों तथा भाषाओं का एक विशाल देश है। ये मैंने आपको पहले भी बताया, भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पे अलग अलग संस्कृति देखने को मिलेगा, अलग अलग लिपि देखने को मिलेगा, अलग अलग भाषा देखने को मिलेगा। तो ये सब विविधता को प्रदर्शित करता है। लोग अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व करते हैं, हर एक व्यक्ति को है। मैं हिंदू हूं, मुझे अपने धर्म पे गर्व है। मैं हिंदी बोलता हूं, मुझे अपने हिंदी लैंग्वेज पे गर्व है। मैं भारतीय हूं, मैं भारत के अंदर रहने पे गर्व करता हूं। मैं बिहारी हूं तो मैं बिहार के होने पे गर्व करता हूं। ये सभी लोगों का, ये तो मैं बिहार का हूं इसलिए बोल रहा हूं। जो राजस्थान का उनको राजस्थान पे गर्व है, जो दिल्ली के हैं उनको दिल्ली पे गर्व है। सभी का अपना कुछ ना कुछ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण है जिसके हिसाब से वो अपने आप को सर्वोत्तम समझते हैं। हमारा संविधान लोगों को उनकी संस्कृति तथा भाषा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए, संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अक्षुण्ण बनाए रखने का मतलब है कि उनको सुरक्षित बनाए रखने का। हर एक व्यक्ति, भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, लिपि को, भोजन को, पहनावे को, इन सभी को अक्षुण्ण बनाए रख सकता है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको अधिकार देता है। संविधान अल्पसंख्यकों को अपना शैक्षिक संस्थान स्थापित करने, प्रतिबंध करने और अनुमति देता है। जितने भी अल्पसंख्यक हैं या बहुसंख्यक, यहाँ पे अल्पसंख्यक नहीं बहुसंख्यक भी होगा, उनको अपने हिसाब से शैक्षणिक संस्थान खोलने की अनुमति देता है। वहां पे बच्चों को शिक्षा देने का अनुमति देता है। वित्तीय सहायता स्वीकृत करते समय अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षिक संस्थानों को राज्यों द्वारा विभेदित नहीं किया जा सकता। अब कोई सरकार अगर उन्हें पैसा देके मदद कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि उस शैक्षणिक संस्थान को सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा या फिर उसे समाप्त कर दिया जाएगा। ये अधिकार सरकार के पास भी नहीं है। ये फंडामेंटल राइट्स में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत आता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। यह अधिकार अल्पसंख्यकों को उनकी सांस्कृतिक तथा भाषा के संरक्षण हेतु राज्य से मिल रहे सहयोग को सुनिश्चित करता है। देखिए, जो अल्पसंख्यक होते हैं, जिनकी संख्या कम होती है, उनकी संस्कृति तथा भाषा के संरक्षण, उनको बचाए रखने के लिए राज्य से जो भी हेल्प मिलता है उसके सहयोग को सुनिश्चित करता है। राज्य के समक्ष यह लक्ष्य है कि वह देश में मिलीजुली संस्कृति की रक्षा और उनका प्रसार करे। देखिए, आम नागरिकों का सुरक्षा करना ही देश के सरकार का और हमारे संविधान का काम है। इसके अलावा सरकार या राज्य या देश, हर जगह से आप जहां से भी देखें, राज्य के समक्ष यह भी उनके पास लक्ष्य होता है, उनका एम होता है कि हमारे यहाँ सभी धर्मों को समान मात्रा में आदर मिले, समानता मिले, उनको मिलीजुली संस्कृति की रक्षा करना और उसका प्रसार करना, बढ़ाना, यह भी उनका लक्ष्य होता है।
अगला स्लाइड हमारा कहता है नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फंडामेंटल राइट्स में ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि अंतिम फंडामेंटल राइट्स है, क्योंकि सातवें वाले को संपत्ति के अधिकार को तो इसे हटा दिया गया है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार में सभी मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ने के बाद आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न उठ रहा होगा। जितने भी अभी तक आपने फंडामेंटल राइट्स को समझा है, उसके बाद आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, यदि राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति के एक या एक से अधिक मौलिक अधिकारों को दबा दिया जाए तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है। जैसा कि शुरुआत में मैंने बात किया था, कई बार ऐसा हुआ है हमारे भारत के अंदर, कई बार लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, उल्लंघन हुआ है। तो आपके मन में भी प्रश्न आ रहा होगा कि अगर ऐसा किसी कारणवश होता है, भारत के किसी भी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार एक या एक से ज्यादा का हनन हो जाए तो वो क्या करेगा। तो देखिए अब यहां पे क्या होगा कि हमारे संविधान के भाग 3 में यह साफ साफ बताया गया है, इन अधिकारों की रक्षा हेतु कानूनी उपचार है। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ कोई छेड़छाड़ होता है तो इसके लिए कानूनी उपचार है, कानून इसका उपचार करेगा। इसका उल्लंघन राज्य या किसी दूसरे संस्थाओं द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो यह भारत के नागरिक को इन अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। यदि कोई व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है या हनन होता है, चाहे वो सरकार हो, सरकार के 3 अंग हो, या फिर कोई व्यक्ति हो या सामाजिक कोई व्यक्ति हो या कोई पूंजीपति व्यक्ति हो, अगर उसके मौलिक अधिकार का हनन करता है तो व्यक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यही संवैधानिक उपचारों का अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। राज्य को ऐसे किसी कानून को बनाने की मनाही है जो मौलिक अधिकारों का विरोध रखता हो। राज्य संविधान के पास तो यह अधिकार भी है कि वो किसी प्रकार के कानून को बना सकता है, संशोधन कर सकता है, एडिट कर सकता है, लेकिन संविधान ने यह बंदिश सभी सरकार के साथ लगा रखा है, सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ लगा रखा है कि आप कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं जो मौलिक अधिकार का हनन करता हो, उल्लंघन करता हो। इसके अलावा संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को दिए गए बॉक्स में वर्णित आदेश या आज्ञा पत्र जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। यहां पे बॉक्स आपको बुक में दिखेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जब भी किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण होता है तो वो कानून का निर्माण होने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा चेक किया जाता है कि क्या यह आम जनता के लिए सही होगा। अगर आम जनता के लिए सही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उस मतलब कि राइट्स को रद्द कर देता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। तो देखिए ये भी 1 नंबर 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। यह न्यायालय द्वारा राज्य को एक आदेश है कि व्यक्ति को पहले ही शारीरिक रूप से प्रस्तुत करे ताकि उसका कारावास या उसकी मुक्ति न्यायोचित ठहराई जा सके। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि यह न्यायालय द्वारा राज्य को एक आदेश है, मतलब कि न्यायालय के द्वारा केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को साफ साफ बताया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को जब भी आप उठाते हो किसी भी प्रकार के आपराधिक गतिविधियों में, आप उसे मारोगे नहीं, सबसे पहले न्यायालय में प्रस्तुत करो, वहां पे देखा जाएगा कि व्यक्ति दोषी है या नहीं है। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। परमादेश क्या है? यह वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय, कचहरी या सार्वजनिक प्राधिकरण को एक आदेश है कि वह अपनी संबंधित कार्यवाही सुचारू रूप से करे। क्योंकि सबसे नीचे लोअर कोर्ट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट होता है। तो ऊपर के न्यायालय द्वारा अपने सभी नीचे के न्यायालयों को एक आदेश दिया जाता है जिसमें यह बताया जाता है कि कचहरी हो या सार्वजनिक प्राधिकरण को एक सही तरीके से, बिना किसी करप्शन के, न्यायोचित तरीके से चलाने का आदेश होता है। इसके अलावा है प्रतिषेध। अब ये क्या होता है? तो देखिए यह वरिष्ठ न्यायालय द्वारा, मतलब उच्चतम न्यायालय द्वारा, चाहे वो हाई कोर्ट हो जाए या सुप्रीम कोर्ट हो जाए, उनके द्वारा जारी एक आदेश है जो अधीनस्थ न्यायालय या कचहरी को अपने क्षेत्राधिकार से परे केस की सुनवाई पर निषेध करता है। अब देखिए जब तक कोई केस जो है
वो कचहरी या कोर्ट तक नहीं आएगा तब तक न्यायालय के अंदर तो उसका कुछ होगा नहीं। तो इसीलिए जो ऊपर की अदालत है वो साफ साफ अपने नीचे की अदालत के लोगों को बताते हैं कि आप ये नहीं कि न्यायालय से बाहर जाके आप अपना फैसला सुनाना शुरू कर दो कि अब कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया तो वहीं उतर के आप फैसला सुना दो कि ये दोषी है, ये है, ये ऐसा नहीं है। जब तक कि उनके न्यायालय में केस या कचहरी में नहीं आता है तब तक आपके क्षेत्र अधिकार में नहीं है वो, और क्षेत्र अधिकार से बाहर जाके आप किसी भी फैसले को नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है अधिकार परीक्षा। अब क्या है ये? यह एक आज्ञा पत्र है, यह एक आज्ञा पत्र है। अधिकार परीक्षा वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा 1-2 नंबर के लिए। यह एक आज्ञा पत्र है जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में जिसका वह अधिकारी नहीं है कार्य करने से रोकता है। अधिकार परीक्षा में मतलब यह एक आज्ञा पत्र है जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में, मतलब कि जहां पे सभी लोग काम करते हैं, जो गवर्नमेंट का ऑफिस हो या फिर बहुत सारे ऐसे ऑफिस होते हैं, संस्थान हो, एनजीओ हो, जहां पे सभी व्यक्ति काम करते हैं, वह अधिकारी कार्य करने से अगर रोकता हो तो उसके प्रति अधिकार परीक्षा का उपयोग किया जाता है। उत्प्रेषण क्या है? यह शब्द जो है इसका अर्थ है क्या करना है, कि सूचना देना। मतलब इस शब्द का अर्थ है क्या करना है कि सूचना देना, मतलब काम क्या करना है इस बात की सूचना देना। यह आदेश वरिष्ठ न्यायालय द्वारा, जब भी मैं वरिष्ठ न्यायालय की बात करूंगा तो आपको देख लेना है यह सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। यह छोटे न्यायालय को निर्णय के लिए केस को अपने यहां से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण के लिए होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो लोअर कोर्ट में केस होता है उसे अचानक हाई कोर्ट अपने अंदर बुलवा लेता है, या फिर हाई कोर्ट के अंदर चल रहा केस सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर बुला लेता है। तो ये हमारा उत्प्रेषण ही है। इस कानून के माध्यम से या फिर कह सकते हैं इस प्रोसेस के माध्यम से जो वरिष्ठ अदालत है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो जाए या फिर हाई कोर्ट हो जाए, अपने अधीनस्थ चलने वाले लोअर कोर्ट के अंदर या किसी भी जगह पे होने वाले किसी भी घटना का जो कोर्ट के अंदर है, कचहरी के अंदर है, उसे कहीं से कहीं ट्रांसफर कर सकता है, अपने कंट्रोल में ले सकता है, एक अदालत से दूसरे अदालत में भेज सकता है। तो ये सारी चीजें उत्प्रेषण के अंदर आता है। इस प्रकार से आपने देखा क्लास 12th NIOS जो पोर्टल साइंस है उसका 6th चैप्टर जो मौलिक अधिकार था वो यहाँ पे समाप्त हो गया। मौलिक अधिकार के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे वो सभी को मैंने यहाँ पे समझा दिया है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।